हेलो दोस्तों, मैं सोनम बोल रही हूँ। आज मैं आप लोग के लिए मौर्य काल का सामाजिक व्यवस्था का वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर इसका नोट चाहिए तो इसका डिस्क्रिप्शन में जाके आप नोट्स ले सकते हैं। तो पहला है कि मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति के विषय में समसामयिक उपलब्धियां स्रोतों से विस्तृत जानकारी उपलब्ध होती है। इसमें कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखे हैं। मेगास्थनीज का भारत वर्णन तथा विभिन्न अभिलेख ऐसे स्रोत के प्रमुख हैं। तो इसका सामाजिक स्थिति ये है कि मौर्य काल का सामाजिक स्थिति 5 प्रकार के हैं। ठीक है, तो पहला है वर्ण व्यवस्था, दूसरा विवाह, तीसरा स्त्रियों की दशा, चौथा रहन सहन, पांचवा दास प्रथा। अब ये सबको डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसके बारे में दिया है। तो पहला पॉइंट है वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था में पढ़ेंगे मौर्यकालीन समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था प्रचलित थी। समाज में सर्वप्रथम स्थान ब्राह्मणों को प्राप्त था, जबकि शूद्रों की स्थिति सबसे निम्न थी। इस काल में अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप वर्ण संस्कार जातियों में वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप सामाजिक गतिशीलता बाधित हुए। इसमें बोला गया कि ये जो वर्ण व्यवस्था था उसमें सबसे प्रमुख माना जाता है ब्राह्मणों की। वहाँ ब्राह्मणों के बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता था, बहुत ही आदर सम्मान दिया जाता था और सबसे नीचा जो था वो शूद्रों को माना जाता था। अब दूसरा पॉइंट है मेगास्थनीज ने कौटिल्य से निम्न भिन्न बातें अपने पुस्तक इंडिका, मतलब मेगास्थनीज जो थे वो अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 4 नहीं 7 जातियों में बांटा है। ये जो मेगास्थनीज थे वो अपने पुस्तक में 4 नहीं बल्कि 7 जातियों के बारे में डिस्कस किए हैं। वह है यह 7 श्रेणियाँ दार्शनिक है। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा शिकारी एवं पशुपालन, चौथा शिल्पी एवं कारीगर, पांचवा योद्धा, छठा निरीक्षण एवं गुप्तचर तथा अमात्य और सभासद थी। ये 7 जातियां थी। इन दौरान अधिकतर लोगों का व्यवसाय कृषि था। मतलब वर्ण व्यवस्था में ये बताया जा रहा है कि वहाँ का ब्राह्मणों को बहुत आदर दिया जाता था और वो सबसे ऊंचा दर्जा ब्राह्मणों को था। दूसरा था कि सबसे जो नीचा जात था वो शूद्रों को माना जाता था। दूसरा पॉइंट में बताया गया है कि मैगजीनीज ने अपने इंडिका पुस्तक में लिखे हैं कि 4 नहीं बल्कि 7 जातियां हैं। तो उसमें बताया गया दार्शनिक, किसान, शिकारी, शिल्पी, योद्धा, निरीक्षण और निरीक्षण को गुप्तचर भी बोल सकते हैं। अमात्य जो प्रधानमंत्री होते थे वो उसको बोला जाता है। और यहाँ जो मौर्यकाल का जो था वहाँ का व्यवसाय कृषि था। ठीक है, अब इसका मैं दूसरा पॉइंट पढ़ने जा रही हूँ। दूसरा है कि विवाह। तो वहाँ का विवाह प्रथा कैसा था। विवाह का मुख्य उद्देश्य संतानोत्पत्ति था। मतलब बताया जाए कि विवाह का सबसे मुख्य व्यवसाय था कि मतलब संतान का उत्पन्न करना था। विवाह के लिए कन्या की आयु 12 वर्ष व पुत्र की आयु 16 वर्ष उचित मानी जाती थी। कौटिल्य ने 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया है। ये 8 प्रकार के विवाह इस प्रकार थे। ये जो कौटिल्य है वो 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किए और उसमें से 8 प्रकार है ब्राह्मण विवाह, दैव्य विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह व पाश्चात्य विवाह। पुरुषों व स्त्रियों दोनों को ही पुनर्विवाह की अनुमति थी। पुरुष और महिला दोनों, अगर दोनों को एक दूसरे से नहीं बन रहा है तो वो दूसरा विवाह कर सकता था। पुरुषों को अधिक सुविधाएं प्राप्त थी। उन्हें अनेक विवाह करने की भी अनुमति थी। अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि पुरुष संतान न होने पर पुनः विवाह कर सकता है, क्योंकि स्त्रियां संतान उत्पन्न करने के लिए ही हैं। ये जो
अर्थशास्त्र में लिखा गया है, बुक है अर्थशास्त्र, उसमें लिखा गया कि अगर पुरुष और स्त्री है, ठीक है, तो अगर पुरुष उसकी स्त्री से संतान नहीं हो रहा है तो वो किसी और से विवाह करके संतान उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि उस ज़माने में बोला जाता था कि स्त्रियां जो है वो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए ही हैं बस। अब इसका तीसरा पॉइंट है स्त्रियों की दशा, कि वहाँ की स्त्रियों की दशा कैसी थी, अच्छी थी, खराब थी, उसके बारे में है। तो मौर्य काल में स्त्रियों का स्थान अपेक्षाकृत संतोषजनक था। वहाँ का जो स्त्री थी वो बहुत ज़्यादा खराब नहीं थी, बहुत अच्छा, मतलब ना अच्छा था ना खराब, एवरेज में था। उन्हें इस दौरान काफ़ी स्वतंत्रता प्राप्त थी। स्त्रियों को पुनर्विवाह और नियोग की अनुमति दी गई थी। स्त्रियां प्रायः घर में ही रहती थी। इस प्रकार की स्त्रियों को कौटिल्य ने अनिष्कासिनी कहा है। बहुत सारी स्त्री वहाँ पर जो रहती थी वो घर में ही रहना उनको ज़्यादा पसंद था, तो वही वो उस तरह की स्त्रियों को कौटिल्य ने अनिष्कासिनी कहा है। मौर्य काल में दहेज प्रथा का प्रचलन काफ़ी थी। स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने वाली विधवाओं को छंदवासियाँ तथा धनी विधवा को आढ़य कहा जाता था। वहाँ की जो विधवा स्त्री होती थी और धनी, जो ज़्यादा धनी और वो विधवा हो गई तो उसको आढ़य कहा जाता था। मौर्य काल में स्त्रियां गुप्तचर का कार्य भी करती थी। स्त्रियां सम्राट की अंगरक्षिका का कार्य करती थी। अर्थशास्त्र में ऐसी स्त्रियों के लिए असूर्य पश्चा अवरोधन तथा अंतपुर शब्दों का प्रयोग किया गया है। मौर्य काल में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। मौर्य काल में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। कौटिल्य ने सती होना आत्महत्या करने के समान घृणित व दंडनीय बताया है। इसमें बताया जा रहा है कि मौर्य काल में स्त्रियों की दशा मतलब संतोषजनक थी। वहाँ पे स्त्रियों को पुनः विवाह करने की भी अनुमति थी। वह घर में ही हमेशा रहती थी, बाहर नहीं जाती थी। जो धनी स्त्री रहती थी और धनी विधवा स्त्री जो रहती थी उन्हें आढ़ कहा जाता था। मौर्य काल में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था वहाँ पर, और ये सती प्रथा कौटिल्य को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने आत्महत्या करने का समान घृणा मानते हैं। और वहाँ पर दहेज प्रथा था, मतलब बहुत ज़्यादा प्रचलित था। वहाँ स्त्रियों को शिक्षा का भी अधिकार था। अब हम चौथा पॉइंट पढ़ेंगे रहन सहन। वहाँ का मौर्य काल का रहन सहन कैसा था। तो मौर्यकालीन भोजन में विविध प्रकार के अन्न, दूध व मांस का सेवन करते थे। दूध भारतीयों का प्रमुख पेय था। दूध जो था वहाँ का बहुत ही प्रमुख था। दूध के अतिरिक्त मधु, शरबत व अंगूर का रस आदि का प्रयोग भी किया जाता था। मंदिरा का भी सेवन किया जाता था। मौर्य काल में भोजन बहुत ही अच्छे प्रकार के होते थे। जैसे वहाँ दूध को भी बहुत पसंद करते थे, मांस का भी सेवन करते थे। वहाँ के लोग मधु, शरबत, अंगूर का रस आदि का भी बहुत प्रयोग में लाते थे। मैगस्थनीज का कहना है कि जब भारतीय भोजन करने बैठते थे तो प्रत्येक लोगों के सामने एक तिपाई के आकार का एक मेज होता था, जिस पर सबसे पहले चावल परोसे जाते थे। पहले जो था आयत जैसा तिपाई, मतलब वही आयत के आकार का एक मेज होता था जिस पर सबसे पहले चावल परोसा जाता था। बाद में अन्य पकवान जैसे सब्जी हुआ और मीठा में हुआ कुछ भी, तो वो बाद में परोसा जाता था। वहाँ पर मनोरंजन के साधनों में विहार, यात्राएं, मल्ल युद्ध, रथ दौड़, खेलकूद, नृत्य व संगीत प्रमुख थे। मौर्य काल के लोग शिकार खेलना, सूती वस्त्र धारण करते थे जो भड़कीले रंग के होते थे। वहाँ पर आभूषण का भी प्रचलन था। सोना, हीरे आदि के पहनावे बहुत अच्छे थे। अब पांचवा पॉइंट है दास प्रथा।
वहाँ का दास प्रथा कैसा था, मौर्य काल में दास प्रथा कैसा था। प्राचीन भारतीय सामाजिक जीवन में दास प्रथा का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। दास प्रथा मौर्य काल में प्रचलित थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख है। युद्धों में बंदी बनाए गए लोगों को एवं ऋण चुकाने वाले लोगों को दास बना लिया जाता था, किंतु दासों को यह अधिकार प्राप्त था कि वह मालिक को धन देकर दासता से मुक्त हो सकते थे। अब दास प्रथा में ये बताया जा रहा है कि वहाँ का जो दास प्रथा था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। और कौटिल्य ने अपने एक पुस्तक में लिखे हैं कि वहाँ पर युद्ध में जब बंदी बनाया जाता था लोग, वो ऋण जो नहीं चुकाते थे तो उसे दास बना लिया जाता था, किंतु अगर वो दास से मुक्त होना चाहते तो राजा को धन देकर वो दास मुक्त हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है मौर्यकालीन सामाजिक जीवन की सर्वोच्चता विशेषता नैतिक स्तर था। इसमें कहा गया है कि माता पिता की आज्ञा मानना, गुरुजन का आदर करना, अहिंसा, दान, क्षमा, सत्य, सहिष्णुता का विकास करना, यह सब अशोक द्वारा अपनाया गया अभिलेख में एक था। ये जो मौर्य काल का सामाजिक व्यवस्था था वो इतना ही था। ये हम खुद से नोट्स बनाए हैं तो आप ये लिख सकती हो, लेकिन आप बताना चाह रहे हैं कि ये मौर्य काल का सामाजिक व्यवस्था था। तो ये सामाजिक व्यवस्था इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो मैं इसका नोट्स दिया है तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकती हैं। तो थैंक यू सो मच। और हाँ, आगे वाले वीडियो में मैं आज मैं सामाजिक के बारे में बताई हूँ और अगली वीडियो पार्ट 2 में मैं आर्थिक व्यवस्था के बारे में बताऊँगी। ठीक है।